वाईफाई स्टडी आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती है आज के इस करंट अफेयर समरी अप्रैल 2016 में। जैसा कि ये वाला जो वीडियो है वो पूरी तरह हिंदी में है और अप्रैल माह में घटित वो घटनाएं हैं जो अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय संबंध से हों या फिर चाहे खेलकूद या किसी पुस्तक इत्यादि से रिलेटेड हो, जो आपके एग्जाम्स की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, उनका हम लोगों ने संकलन किया है ताकि आप लोग इसका बेनिफिट उठा सकें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा और अगर आप लोग हमारे डेली अपडेट की जानकारी चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। आप ये सारी जानकारी हमारा वाईफाई स्टडी ऐप डाउनलोड कर भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने सजेशंस, अपना फीडबैक, अगर कोई ट्रिक्स इत्यादि है और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमारी ईमेल एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है wifi-study@yahoo.com। तो आज के इस अप्रैल माह का जो हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस का संकलन किया है उसमें आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले हम चलते हैं अंतरराष्ट्रीय उन खबरों की तरफ जिनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स की दृष्टि से। न्यूयॉर्क के मेयर ने 14 अप्रैल को बिंदेश्वर पाठक दिवस घोषित किया। देखिएगा यहाँ पर हम लोग जिसकी बात कर रहे थे, जिस क्वेश्चन जो इसमें से निकल करके आ रहा है वो है किस तारीख को न्यूयॉर्क में बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया गया है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर होगा 14 अप्रैल। तो 14 अप्रैल को हम लोग करेक्ट आंसर के रूप में ले लेंगे। तो यहाँ पर जो हमें करना है वो 14 आंसर एक करेक्ट आंसर के रूप में करना पड़ेगा। और अगर अपन लोग आगे बात करें इसी में तो देखिएगा न्यूयॉर्क शहर ने ये जो अनूठा सम्मान बिंदेश्वरी पाठक दिवस घोषित किया वो क्यों किया, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ पर। तो ये क्यों किया है, क्योंकि ये एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और साथ ही अगर इनकी बात करें तो ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं और इन्होंने ऐसी स्थिति में काम किया जहां अमानवीय स्थिति में काम करने वाले लोगों के जीवन को सुधारने की दिशा में अमूल्य योगदान दिया। उसकी बदौलत इन्हें इस सम्मान से नवाजा गया है। सो हमारा ये क्वेश्चन था जिसका करेक्ट आंसर जो निकल करके आ रहा था वो है हमारा 14 अप्रैल, जिसके बारे में अपन ने डिस्कस किया कि बिंदेश्वर पाठक दिवस के रूप में घोषित किया है। किंतु इस वाले में ये क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट है जिसको आपको याद रखना होगा कि बिंदेश्वर जो पाठक दिवस है या बिंदेश्वर जो पाठक है वो उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिसकी वजह से दिवस घोषित किया गया। तो एक तो सामाजिक कार्यकर्ता है और सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक भी हैं। विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, हमारा सवाल है इस न्यूज से। विश्व विरासत दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है 18 अप्रैल। सो हम करेक्ट आंसर के रूप में 18 अप्रैल करेंगे। देखिएगा विश्व विरासत जो है वो स्मारक और स्थलों हेतु 18 अप्रैल को मनाए जाने अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। और 2016 की बात करें तो इसकी थीम रखी गई है खेल की विरासत। तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी जरूर याद रखेगा। और देखिएगा यह दिवस दुनिया भर में मूल्यवान संपत्ति के संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने के प्रति लोगों के बीच जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। अब आगे बात करें तो भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 133वें स्थान पर। और हमारा सवाल जो है वो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2016 में भारत की रैंक क्या है। तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ जाएगा 133। देखिएगा इस सवाल के साथ साथ हमें इतना भी याद होना चाहिए कि ये जो कितने देशों की एक सूची है जिसके अंदर भारत को 133वां स्थान मिला है, तो ये 180 देश है। टोटल कितने देश हुए थे उसमें, 180 देशों में भारत को 133वां स्थान मिला है। बात करें यहां पर कि ये रिपोर्ट किसने जारी की है, तो बात करें विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी किया है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और निकल रहा है इस न्यूज से कि
कौन है जो नंबर 1 पर है? तो नंबर 1 की बात करें तो फिनलैंड है, जो लगातार 6 साल से पहले नंबर पर कायम है और इस साल फिर शीर्ष पर है। यूरोप मलेरिया उन्मूलन करने वाला विश्व का पहला क्षेत्र बना। WHO ने एक रिपोर्ट जारी की है और उस रिपोर्ट के आधार पर यूरोप ऐसा क्षेत्र बन गया है विश्व का जो मलेरिया का पूरी तरीके से उन्मूलन करने में कामयाब हो गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO किसको इंडिकेट करता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन को। तो इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए कि WHO किसके लिए स्टैंड है। तो यहां पर हो गया हमारा WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन। और सवाल है कौन सा क्षेत्र पूरी तरह से मलेरिया का उन्मूलन करने वाला राष्ट्र बन गया है? तो यहां पर हम करेक्ट आंसर की तरफ बढ़ते हैं। तो ये न्यूज पढ़ने के बाद हम इसका आसानी से जवाब दे पाएंगे और करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, अर्थात यूरोप। यूनेस्को में आर्यभट्ट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण। और हमारा सवाल भी यही है कि आर्यभट्ट की कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहां किया गया? तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, आराम से हम इसका जवाब दे पाएंगे, यानी कि यहां पर हम यूनेस्को को करेक्ट के रूप में लगाएंगे। फिर बात करें कि ये कहां पर किया गया या फिर आर्यभट्ट जो है वो क्या है, तो देखिएगा आर्यभट्ट प्राचीन भारतीय गणितज्ञ खगोल विज्ञानी के रूप में है। तो इसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और यह प्रतिभा पद्म भूषण से सम्मानित राम सुधार ने बनाई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये प्रतिमा है तो किसने बनाई है? पद्म भूषण से सम्मानित राम सुधार ने बनाई है। तो ये भी जरूर याद रखिएगा आप। फ्रांस ने ऑपरेशन संघर्ष समाप्त करने की घोषणा की। देखिएगा फेस्ट इन अनचार्ज तुदेरा के मध्य अफ्रीकी गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने के साथ ही फ्रांस ने ऑपरेशन संघर्ष समाप्त करने की घोषणा कर दी है। और देखिए अगर बात करें यहां पर तो ये वाला जो फ्रांस था वो दिसंबर 2013 में देश में हिंसा की व्यापक घटना के पश्चात ऑपरेशन संघर्ष को आरंभ किया गया था। कहने का मतलब सवाल बनता है कि क्यों किया गया, इसको प्रारंभ क्यों किया गया था? तो ये फ्रांस में दिसंबर 2013 से हिंसा की घटनाएं बढ़ गई थी और उनके उन्मूलन हेतु या उनको रोकने हेतु इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन का नाम है संघर्ष। बात करें फ्रांस की राजधानी की तो यहां की राजधानी पेरिस है। यहां की मुद्रा यूरो है, यूरो फ्रैंक। राष्ट्रपति के बारे में अगर सवाल आता है तो यहां के राष्ट्रपति हैं फ्रैंकोइस ओलांदे। बात करें यहां के वर्तमान प्रधानमंत्री की तो मैनुअल वॉल्स है। और हमारा सवाल है फ्रांस ने किस देश में ऑपरेशन संघर्ष समाप्त कर दिया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मध्य अफ्रीकी गणराज्य, जैसा कि इन्होंने अभी हाल ही में इसको वहां पर समाप्त कर दिया है। भारत रक्षा पर चौथा सबसे खर्चीला देश। देखिएगा भारत है जो रक्षा सौदों पर खर्चे करने वाले देशों की श्रेणी में चौथे नंबर पर है और भारत पिछले वर्ष 6ठे स्थान पर था। यानी कि भारत पिछले साल 6ठे स्थान पे था, किंतु फिलहाल की बात करें तो चौथे स्थान पर आ चुका है। तो हमारा सवाल है रक्षा पर व्यय के मामले में भारत की रैंक क्या है? तो वर्तमान रैंक है नंबर 4 और अब चौथे नंबर पे आ गया। तो इससे पहले कौन है? बात यह है कि सबसे पहले नंबर पर कौन है? तो भारत 6ठे स्थान पर, लेकिन इस वर्ष और इसके आने का कारण है रूस व सऊदी अरब ने अपने खर्चे में कटौती कर दी है और कटौती करने की वजह से भारत चौथा बड़ा देश बन चुका है। चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न। परमाणु सुरक्षा पर चर्चा के लिए चौथा परमाणु सुरक्षा सम्मेलन वाशिंगटन में संपन्न हो गया है। कहां पर संपन्न हुआ है? वाशिंगटन में संपन्न हुआ है। बात करें तो इस सम्मेलन में 53 देशों के प्रमुखों ने भाग लिए, यानी कि 53 देशों के प्रमुख हैं उन्होंने भाग लिए और साथ ही
5 जो है संगठनों के प्रतिनिधियों में ने इसमें भाग लिया। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल बनता है कि कितने देशों के प्रतिनिधि जो थे प्रमुख थे उन लोगों ने पार्टिसिपेट किया और कितने संगठनों के। तो 53 देशों के प्रमुख और 5 संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया। तो अब हमारा सवाल है, किस शहर ने चौथे परमाणु सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2016 की मेजबानी की? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वाशिंगटन। अब बढ़ते हैं हम राष्ट्रीय खबरों की ओर। राष्ट्रीय खबरों में राजस्थान में शत्रुजीत अभ्यास का आयोजन, भारतीय सेना की विशिष्ट स्ट्राइक वन वाहिनी एकीकृत वायु भूमि युद्ध के वातावरण में दुश्मन के इलाके में गहरी हड़ताल करने की सेना की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए राजस्थान के रेगिस्तान में एक प्रमुख अभ्यास शत्रुजीत का आयोजन कर रही है। तो हमारा सवाल है, सेना ने किस राज्य में सैन्य अभ्यास शत्रुजीत का आयोजन किया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान। और ये क्यों किया गया? ताकि सेना का मूल्यांकन किया जा सके। और मूल्यांकन किसके लिए? दुश्मन के इलाके में गहरी हड़ताल करने की सेना की क्षमता का। देखिएगा, बात करें तो इस शत्रुजीत में लगभग 30,000 सैनिक भाग ले रहे हैं जिन्हें वास्तविक युद्ध जैसी स्थिति प्रदान की जाएगी। और इस जो अभ्यास था इसका समापन 23 अप्रैल को होगा। राजीव गांधी खेल अभियान बना खेलो इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल अभियान योजना को हटाकर उसके स्थान पर अब खेलो इंडिया की योजना को आगे बढ़ाने का फैसला किया है। इस निर्णय के तहत 2 अन्य योजनाओं को भी अब खेलो इंडिया के दायरे में शामिल करने का ऐलान किया है। यानी कि इसके साथ साथ 2 और ऐसी योजनाएं हैं जिनका भी ऐसा नाम बदलने का ऐलान कर दिया है। और वो है शहरी विकास बुनियादी ढांचा योजना तथा राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज व्यवस्था योजना। हमारा सवाल है, किस योजना ने राजीव गांधी खेल अभियान का स्थान लिया है? तो खेलो इंडिया ने, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। केंद्र सरकार ने विनिवेश विभाग का नाम बदलकर दीपम रखा। तो विनिवेश विभाग को क्या नाम दिया गया है? तो हमारा आंसर होगा दीपम। और बात करें कि दीपम है क्या, तो दीपम है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। भारत में लैंड टाइटल विधेयक पास करने वाला पहला राज्य बना राजस्थान। राजस्थान लैंड टाइटल विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य बन गया है। राज्य विधानसभा ने राजस्थान शहरी भूमि टाइटल प्रमाणन विधेयक 2016 पारित कर दिया है। और हमारा सवाल है, लैंड टाइटल विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा राजस्थान, अर्थात राजस्थान ऐसा पहला राज्य बन गया है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। और बात करें इस विधेयक के बारे में, तो राज्य विधानसभा ने राजस्थान शहरी भूमि टाइटल विधेयक 2016 पारित कर दिया है। और राज्य सरकार भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी की अध्यक्षता में एक प्राधिकरण का गठन करेगी, अर्थात इसके तहत जो है वो एक कमेटी होगी जिसका गठन करेगी। इसका मतलब जो है वो है नगर निगमों या राज्य विकास प्राधिकरण द्वारा शासित शहरी क्षेत्रों में रहने वाले राज्य के निवासी राज्य सरकार को मामूली शुल्क देकर अपनी भूमि का मालिकाना प्रमाण पत्र ले सकते हैं। दुनिया की टॉप ट्रेनों में शामिल हुई भारत की महाराजा एक्सप्रेस। देखिएगा, दुनिया ये महाराजा एक्सप्रेस है वो दुनिया की टॉप ट्रेनों में शामिल हो गई है। तो सवाल है, किस भारतीय ट्रेन को दुनिया की शीर्ष ट्रेनों में स्थान दिया गया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा महाराजा एक्सप्रेस। और यहां पर बात करें तो द प्लाजा जो है, द प्लाजा न्यूयॉर्क को अमीरों के लिए
सबसे अच्छा होटल करार दिया गया है। इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में अमेरिका टॉप पर। देखिएगा, इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात करें तो अमेरिका है वो टॉप नंबर पर है। और बात करें भारत की तो भारत का स्थान है 44वां। भारत 44वें स्थान पर है। और यहां पर हमारा सवाल है 2016 में ग्लोबल कनेक्टिविटी सूचकांक में भारत की रैंक क्या है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 44 अर्थात 44, ए ऑप्शन। बात करें तो चीन के शेनज़ेन में आयोजित ग्लोबल एनालिस्ट समिट 2000 में हुआवे में अपनी तीसरी ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स रिपोर्ट पेश की है। और जीसीआई क्या है? ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स। और उस रिपोर्ट के आधार पर इंटरनेट कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भारत का स्थान 44वां है। मुंबई में खुलेगा पहला मध्यस्थता केंद्र। देखिएगा, अब तक भारत के वित्तीय विवादों का फैसला सिंगापुर स्थित मध्यस्थता केंद्र में होता था। कहां पर होता था? सिंगापुर में। यानी तो सिंगापुर में स्थित मध्यस्थता केंद्र था, वहां पर हुआ करता था। लेकिन अब मुंबई में मध्यस्थता केंद्र खुलने से इन विवादों का फैसला भारत में ही हो सकेगा। और मुंबई की बात करें तो ये क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। और यहां पर जो मध्यस्थता केंद्र खुलेगा वो कैसा होगा? अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र होगा। हमारा सवाल है, भारत का पहला मध्यस्थता केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो करेक्ट आंसर होगा मुंबई। यानी कि मुंबई हमारा करेक्ट आंसर। गतिमान एक्सप्रेस का दिल्ली में उद्घाटन। देश की सबसे तेज रफ्तार ट्रेन गतिमान एक्सप्रेस की शुरुआत हो गई है। कौन सी ट्रेन की हो गई है? गतिमान की। और ये गतिमान जो ट्रेन है, गतिमान एक्सप्रेस है, वो कैसी है? सबसे तेज रफ्तार की ट्रेन। और कहां की है? देश की। गतिमान एक्सप्रेस दिल्ली से आगरा के बीच चलेगी। यानी कि कहां से कहां चलने वाली है? दिल्ली से आगरा के बीच चलने वाली है। बात करें तो 5 अप्रैल 2016 को लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज ट्रेन का नाम क्या है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा गतिमान एक्सप्रेस। बात करें तो ये ट्रेन जो है वो इसका उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने किया। और यानी हजरत निजामुद्दीन स्टेशन से इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यानी कि जो रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था? हजरत निजामुद्दीन। और वहां से रवाना किया गया। और कहां के बीच में चलने वाली है? दिल्ली से आगरा के बीच में चलने वाली है। यह ट्रेन 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। कितने किलोमीटर? 160 किलोमीटर पर हावर के हिसाब से दौड़ने वाली है। 105 मिनट में 184 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम लॉन्च। पीएम नरेंद्र मोदी ने नोएडा में स्टैंड अप इंडिया अभियान का उद्घाटन कर दिया है। कहां पर किया है? नोएडा में। स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत दलित और महिलाओं को व्यापार के लिए 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का कर्ज मिलेगा। कितना कर्ज मिलेगा? 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक का। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत ऋण की कितनी राशि दी जा रही है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 10 लाख से 1 करोड़ तक, यानी कि डी। देखिएगा, इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोएडा में कौशल विकास केंद्र का भी उद्घाटन किया और 5100 लोगों को ई रिक्शा बांटे। कितने लोगों को? 5100 लोगों को ई रिक्शा बांटे गए। आधार में दर्ज लोगों की संख्या 100 करोड़ पहुंची। यानी कि आधार में नामांकन करवाने वालों की संख्या 100 करोड़ पहुंच चुकी है। अब तक देश में आधार से 100 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं। अब जल्दी ही देश के सभी लोगों को इससे जोड़ा जाएगा। तो देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पहचान पत्र हाल ही में 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा आधार कार्ड।
और एक और सवाल इसमें कि पहला आधार कार्ड कब जारी किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कब जारी किया गया था? 2010 में। अब बात करते हैं हम लोग व्यापार और बैंकिंग की खबरों से संबंधित। 2015 में भारत दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता विश्व बैंक के अनुसार भारत पिछले साल से $1 अरब की गिरावट के बावजूद 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता के रूप में उभरा है। 2009 के बाद प्रेषण में यह पहली गिरावट है। तो बात करें 2015 में दुनिया का सबसे बड़ा प्रेषण प्राप्तकर्ता देश कौन सा है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत। और देखिएगा यहां बात करें तो विश्व बैंक ने अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रवासन और विकास संचित में बताया कि भारत ने 2014 में $70 अरब के मुकाबले 2015 में $69 अरब प्रेषण प्राप्त करने के बावजूद अपना शीर्ष स्थान सुरक्षित रखा। एनडीबी ने भारत के अक्षय ऊर्जा योजना के लिए $250 मिलियन मंजूर किए। ब्रिक्स के चीन आधारित, देखिएगा ये कहां का है, ब्रिक्स के चीन आधारित न्यू डेवलपमेंट बैंक बोले तो एनडीपी ने भारत की एक अक्षय ऊर्जा परियोजना, कौन सी परियोजना? अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए कैनरा बैंक को $250 मिलियन वित्त पोषण ऋण दिया है। तो देखिएगा अगर इस बात करें कि योजना कौन सी है तो अक्षय ऊर्जा है। बात करें बैंक की एनडीबी तो एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक है। और यहां पर सवाल बात करें कौन से बैंक को तो कैनरा बैंक को। और डॉलर की बात करें तो $250 मिलियन वित्त पोषण ऋण दिया गया है। तो यहां पर सवाल है भारत के अक्षय ऊर्जा योजना के लिए नए विकास बैंक द्वारा अनुमोदित ऋण की राशि कितनी है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा $250 मिलियन। भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बॉन्ड की परिपक्वता में 3 साल तक की कटौती की। देखिएगा भारतीय रिजर्व बैंक ने मसाला बॉन्ड को और अधिक आकर्षक बनाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इन्होंने कटौती क्यों की है, अधिक आकर्षित बनाने के लिए इसका न्यूनतम कार्यकाल कम कर दिया है। और न्यूनतम कार्यकाल की बात करें तो कितनी अवधि कर दी है, 3 साल कर दी गई है। तो मसाला बॉन्ड की नई परिपक्वता अवधि क्या है, 3 साल। और बात करें इसकी पहले कितनी हुआ करती थी इसकी परिपक्वता, तो 5 साल हुआ करती थी और अब कितनी कर दी गई है, 3 साल। देखिएगा विदेशों में जारी रुपया नामित बॉन्ड के लिए कम से कम परिपक्वता 3 साल कर दी गई है, जो कि पहले 5 साल थी। और बात करें तो अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम विश्व बैंक की निवेश इकाई ने भारत में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को पोषित करने हेतु लंदन स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध 1000 करोड़ के बॉन्ड जारी किए थे। अब बात करते हैं अगली खबर की। आरबीएल स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोलने वाला पहला निजी क्षेत्र का बैंक बना। आरबीएल बैंक स्टार्टअप के लिए विशेष रूप से बेंगलुरु शाखा की शुरुआत की है। समर्पित शाखा नई कंपनियों की स्थापना में उद्यमियों की सहायता और विदेशी मुद्रा प्रेषण और नकदी प्रबंधन जैसी बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करेगी। हमारा सवाल है निम्नलिखित में कौन सा बैंक स्टार्टअप के लिए समर्पित शाखा खोलने वाला निजी क्षेत्र का पहला बैंक बन गया है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा आरबीएल, अर्थात नंबर 4 ऑप्शन। यूएस से $750 मिलियन में 145 होवित्जर तोप खरीदेगा भारत। तो देखिएगा भारत किस देश से 145 M777 तोप खरीद करेगा, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा अमेरिका।
देखिएगा, भारत ने अपने माउंटेन स्ट्राइकर कोर को तैयार करने के लिए अमेरिका के साथ $750 मिलियन में 145M 777 तोपों को खरीदने के लिए हस्ताक्षर किया। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सैन्य खर्च रिपोर्ट 2015। थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में सैन्य खर्च के मामले में भारत छठे पायदान पर रहा। सिप्री के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका का रहा, अर्थात 2015 में सबसे ज्यादा खर्चा किसने किया है? अमेरिका ने। और भारत की बात करें तो इसका स्थान कौन सा है? छठा स्थान है। अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा सैन्य खर्च करने वाले हैं, सबसे ज्यादा सैन्य खर्च अमेरिका के बाद की बात करें तो चीन। उसके बाद में बात करें तो चीन के बाद में अगर बात करें तो सऊदी अरब है, फिर रूस और ब्रिटेन ने किया है। और यहां पर सवाल है कि सिप्री की स्थापना कब हुई, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 1966 में। और सिप्री के मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय है स्वीडन में। और हमारा इंपॉर्टेंट सवाल इस न्यूज से, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के आंकड़ों के मुताबिक 2015 में सैन्य खर्च मामले में भारत किस पायदान पे रहा? तो हमारा आंसर होगा 6, अर्थात छठे नंबर पे रहा। और पहले नंबर पर कौन रहा? अमेरिका, उसके बाद चीन। नीता अंबानी एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी बोफर्स की एशिया की 50 प्रमुख महिला उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर कौन है? तो यहां पे करेक्ट आंसर आ जाएगा नीता अंबानी। बात करें नीता अंबानी तो नीता अंबानी कौन है? रिलायंस फाउंडेशन की प्रमुख है। और बोफर्स ने एशिया की, यानी कहां की? एशिया की सबसे शक्तिशाली महिला कारोबारी उसको करार दिया है। और ऐसा उन्होंने 50 प्रमुख उद्यमियों की सूची में शीर्ष पर रखा है। विश्व व्यापार संगठन के रिपोर्ट में 30 टॉप निर्यातकों में भारत 19वें स्थान पर। देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO ने 9 अप्रैल 2016 को एक रिपोर्ट जारी की है। डेट कौन सी है? 9 अप्रैल 2016 है। और उसको एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें भारत की बात करें तो भारत यहां पर वस्तुओं के निर्यात के मामले में विश्व के शीर्ष 30 जो देश हैं उनमें 19वें पायदान पर है। सूची में चीन लगातार पहले पायदान पर बना हुआ है। टॉप आयातकों में भारत की रैंकिंग 2015 में एक पायदान खिसककर 13वें स्थान पर आ गई है, जो इससे पिछले वर्ष 12वें स्थान पर था। तो यहां पर हमारा सवाल है, शीर्ष 30 वैश्विक निर्यातकों के बीच भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक की बात करें तो 19वां नंबर है, अर्थात ऑप्शन ए। नाउरू अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष विश्व बैंक का 189वां सदस्य बना। कौन से नंबर का सदस्य? 189वां। और किसका बना है? विश्व बैंक का। दक्षिण प्रशांत द्वीप राष्ट्र नाउरू अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष बोले तो IMF और विश्व बैंक का 189वां सदस्य बन गया है। हमारा सवाल है, कौन सा देश IMF का 189वां सदस्य बन गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा नोरू, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। यहां पे बात करें नाउरू की तो इसकी राजधानी यारेन है और यह इसकी मुद्रा डॉलर है। राष्ट्रपति की बात करें तो बैरान वाका यहां के राष्ट्रपति हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत छठे स्थान पर पहुंचा। रिपोर्ट, संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दुनिया के 10 बड़े देशों में भारत छठे स्थान पर पहुंच गया है।
दुनिया के 10 शीर्ष विनिर्माता देशों में सबसे ऊपर चीन का नंबर है। तो बात करें विश्व के शीर्ष 10 निर्माताओं में भारत की स्थिति क्या है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 6 अर्थात डी ऑप्शन। और बात करें सबसे टॉप की, तो कौन है? चीन। डीसीबी बैंक ने शुरू की बगैर पिन एटीएम ट्रांजैक्शन सर्विस। डीसीबी बैंक ने आधार से जुड़ी एटीएम इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू की है। इसमें किसी कस्टमर को किसी तरह के ट्रांजैक्शन के लिए पिन नंबर की जरूरत नहीं होगी, यानी कि पिन नंबर की रिक्वायर्ड नहीं होगी। देश में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी डोमेस्टिक बैंक ने इस प्रकार की सुविधा कस्टमर को देना शुरू किया है। तो पहली बात तो यह आती है कि बैंक किस तरह का है? डोमेस्टिक बैंक है। और सुविधा किसकी चालू की है? बिना पिन नंबर के ट्रांजैक्शन की सुविधा चालू की है। हमारा सवाल है, किस बैंक ने भारत का पहला आधार कार्ड, ये किस पर है? आधार कार्ड आधारित एटीएम शुरू कर दिया है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा डीसीबी बैंक। डीसीबी बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना 1930 में हुई। इसका मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान सीईओ की बात करें तो मुरली एम नटराजन है। रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बना। एओन हैविट के ताजा, यानी कि जो रिपोर्ट है वो किसने की? एओन हैविट के ताजा अध्ययन के अनुसार रिलायंस एएमसी भारत का सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड बन गया है। तो बात करें कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता ब्रांड के रूप में नामित की गई है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा रिलायंस एएमसी। रिजर्व बैंक ने रेपो दर में 0.25% की कटौती की। रिजर्व बैंक ने अपनी नीतिगत दर रेपो में 0.25% की कटौती की है। कितनी कटौती की है? 0.25% की कटौती की है। और नकदी आपूर्ति बढ़ाने के भी उपाय किए हैं। तो यह बात करें रेपो दर 0.25% घटकर 6.50% पर। अगर रिवर्स रेपो की बात करें तो 0.25% से बढ़कर 6.0%। बात करें सीमांत स्थायी सुविधा दर की तो 7%। बैंक दर की बात करें तो 7। नगद आरक्षित अनुपात अर्थात CRR, यह भी आपको ध्यान रखना होगा कि CRR क्या है? नगद आरक्षित अनुपात 4% पर अपरिवर्तित है। और बात करें संवैधानिक तरलता अनुपात की तो 21.25%। अब बात करते हैं नियुक्तियों की, कि तो नियुक्तियों से संबंधित कौन कौन सी ऐसी इंपोर्टेंट नियुक्तियां हुई है। पहला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला न्यास का पुनर्गठन। देखिएगा, इंदिरा गांधी न्यास कला का पुनर्गठन हो चुका है और राम बहादुर राय इसके अध्यक्ष बने हैं। तो बात करें हमारे सवाल की, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स अर्थात IGNCA बोर्ड की अध्यक्ष रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यहां हमारा करेक्ट आंसर होगा राम बहादुर राय। तो राम बहादुर राय की बात करें तो हमारा ऑप्शन नंबर है C। और बात करें तो केंद्र सरकार ने बोर्ड का पुनर्गठन कर राम बहादुर राय को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया है। और राम बहादुर राय कौन है? वरिष्ठ पत्रकार। कई बार सवाल इस तरह से भी पूछ लिया जाता है कि इनका संबंध किससे है, तो एक पत्रकारिता से इनका संबंध और वरिष्ठ पत्रकार है। सुष्मिता पांडे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की अध्यक्ष नियुक्त। देखिएगा, अभी बात करें तो उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय, यानी कि कहां का? उज्जैन का है और विक्रम विश्वविद्यालय है ये। वहां की प्रोफेसर सुष्मिता पांडे को
राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है और इन्हें कितनी अवधि के लिए किया गया है? 3 साल के लिए किया गया है। हमारा सवाल है, राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर आएगा सुष्मिता पांडे। केंद्र ने रबर बोर्ड के प्रमुख के रूप में ए अजित कुमार की नियुक्ति की। देखिएगा, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने ए अजित कुमार केरल कैडर 1994 बैच के IAS अधिकारी की नियुक्ति रबर बोर्ड कोट्टायम के चेयरमैन के पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी है। तो कहने का मतलब स्थान की बात करें तो कोट्टायम के चेयरमैन है और इनके नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। सवाल है, रबर बोर्ड के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हमारा आंसर होगा ए अजित कुमार। सचिन तेंदुलकर स्किल इंडिया अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बने। क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर को कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय MSDE ने स्किल इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। तो सवाल है कि स्किल इंडिया के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारा करेक्ट आंसर होगा सचिन तेंदुलकर। तो बात करें तो यहां पर देखिएगा, स्किल इंडिया अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब की गई? 15 जुलाई 2015 को की गई। न्यू दिल्ली में प्रथम विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर की गई। दूसरा सवाल यह भी कि इसकी स्थापना जो इसको प्रारंभ किया गया वो कब किया गया? 15 जुलाई 2015 को। और किस पर किया गया? विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर किया गया। कहां पर किया गया? तो दिल्ली में किया गया। यह भी जरूर याद रखिएगा। जिसका मकसद 40.2 करोड़ लोगों को, कितने लोगों को? 40.2 करोड़ लोगों को विभिन्न प्रकार के कौशल सिखाना है। तो कई बार सवाल यह भी आ जाता है कि कितने लोगों को कौशल सिखाने का प्लान है? 40.2 करोड़ लोगों का है कि उन तक तो हमारा ये मिशन पहुंचे ही जल्दी से जल्दी। ये ऐसा मिशन है इनका। भारत पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने हेतु मधुकर गुप्ता समिति गठित की गई। कौन सी समिति? मधुकर गुप्ता समिति गठित की गई। किसके लिए की गई? सुरक्षा मजबूत करने के लिए। कहां के? भारत पाक सीमा के। तो आपको हर तरह से क्वेश्चंस तैयार रखना होगा। देखिएगा, केंद्र सरकार ने 5 अप्रैल 2016 को भारत एवं पाकिस्तान सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के लिए समिति गठित की है ताकि उससे मिले सुझावों को अमल में लाया जा सके। बात करें तो इस समिति की अध्यक्षता पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता करेंगे। ये जरूर याद रखिएगा। एवं अगले 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंप देंगे। इनका टाइम पीरियड क्या दिया गया है? 3 महीने, अर्थात 3 महीनों में अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे केंद्र को। सवाल है, कौन सी समिति भारत पाक सीमा पर सुरक्षा मजबूत करने के तरीके सुझाने के लिए गठित की गई है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा मधुकर गुप्ता समिति। अब बात करते हैं हम लोग पुरस्कारों की। तो पुरस्कारों में सबसे पहले बात करते हैं, पानागढ़ एयरबेस का नाम हुआ अर्जन सिंह एयरबेस। देखिएगा, सरकार ने एक बड़ा कदम बढ़ाते हुए एक नया तोहफा दिया है अर्जन सिंह को। और पानागढ़ एयरबेस जो था उसका नाम बदल दिया गया है और उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अर्जन सिंह एयरबेस। तो बात तो यह है कि कौन सी एयरबेस का नाम चेंज हुआ है? पानागढ़ एयरबेस का नाम चेंज हुआ और किस पर हुआ? अर्जन सिंह एयरबेस कर दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि अर्जन सिंह जो है वो भारतीय सेनाओं के ग्रैंड ओल्ड मैन कहे जाते हैं और साथ ही मार्शल ऑफ एयरफोर्स हैं। और अर्जन सिंह के ये 97वें जन्मदिन के मौके पर पश्चिम बंगाल ने ये तोहफा उनको दिया है, अर्थात पानागढ़ एयरबेस का अर्जन सिंह एयरबेस नाम कर दिया है। अगर बात करें तो एयरबेस कोलकाता से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर वर्धमान जिले में स्थित है। तो कई बार सवाल यह भी पूछा जा सकता है कि कलकत्ता से या
कितनी दूरी पर है तो 150 किलोमीटर है, या इसकी राइट लोकेशन की बात करें तो वर्धमान जिले में स्थित है। देखिएगा किस एयरबेस का नामकरण पूर्व वायुसेना प्रमुख अर्जन सिंह के नाम पर किया गया, तो यहां हमारा आंसर होगा पानागढ़, अर्थात सी ऑप्शन करेक्ट है। देखिएगा बात करें तो पाकिस्तान के साथ 1965 व 1971 के युद्ध में एयरबेस ने अहम भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं अगले समाचारों की ओर। जोकोविच और सेरेना ने जीता लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच की बात करें तो तीसरी बार वर्ष के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है। ऐसा करने वाले यानी कि कहने का मतलब लगातार 3 साल से वो पुरस्कार जीत रहे हैं। और बात करें इधर महिलाओं में तो सेरेना विलियम्स ने भी एक कारनामा कर दिखाया है और वो भी लगातार तीसरी बार वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार जीतने में कामयाब रही है। यहां पर हमारा सवाल है लॉरेंस का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता है, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सेरेना विलियम्स। और अगर बात पुरुषों की आती तो हमारा आंसर होता नोवाक जोकोविच। गूगल भारत में सबसे आकर्षक नियोक्ता रैंड स्टैंड क्षेत्र। देखिएगा रैंड स्टैंड पुरस्कार के 6ठे संस्करण में गूगल इंडिया लगातार दूसरे साल सबसे आकर्षक नियोक्ताओं के रूप में उभरा है। तो कहने का मतलब ये दूसरे साल हो गया लगातार उसे, और किसके रूप में, आकर्षक नियोक्ता के रूप में, जिसके बाद मर्सिडीज बेंज का स्थान रहा। यानी कि इसके बाद किसका नंबर है, मर्सिडीज बेंज का नंबर है। देखिएगा क्षेत्र विशेष से जुड़ा विशेष सम्मान के तहत सूचना प्रौद्योगिकी का पुरस्कार डेल को दिया गया है। किसको दिया गया है, डेल कंपनी को दिया गया है। और बात करें उपभोक्ताओं से संबंधित तो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में सैमसंग इंडिया को यह पुरस्कार मिला है, यानी सैमसंग इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। बात करें ई वाणिज्य के क्षेत्र में तो ई वाणिज्य के क्षेत्र में जिस कंपनी ने अपने आप को टॉप पे रखा है वो है अमेजन इंडिया। तो देखिएगा ये सारे के सारे सवाल जो है वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इन्हें जरूर याद करना है। और यहां पर बात करें बहुत यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो वो है निम्नलिखित में से किसे भारत में सबसे आकर्षित नियोक्ता के रूप में सम्मानित किया गया है, तो यहां पर हमारा आंसर होगा गूगल, अर्थात ऑप्शन ए। दिल्ली की प्रियदर्शनी चटर्जी बनी फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016। देखिएगा दिल्ली की प्रियदर्शनी चटर्जी ने FBB फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2016 का खिताब जीत लिया है। प्रियदर्शनी चटर्जी आप मिस वर्ल्ड 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो हमारा सवाल यह भी बनता है कि 2016 में मिस वर्ल्ड 2016 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगी, तो प्रियदर्शनी चटर्जी करेगी। देखिएगा समारोह में बेंगलुरु की सुश्रुति कृष्णा और लखनऊ की पंखुड़ी गिडवानी ने प्रथम और द्वितीय रनर अप का खिताब हासिल किया। और देखिएगा एक और बात आप जरूर ध्यान रखना कि यहां एक भव्य समारोह में सुपरस्टार शाहरुख खान ने प्रियदर्शनी को विजेता घोषित किया। यानी कि अनाउंसमेंट किसने किया था, विजेता का शाहरुख खान ने। खदीजा इस्माइलोवा को यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता प्राइज, कौन सा पुरस्कार मिला है, प्रेस स्वतंत्रता प्राइज, यूनेस्को प्रेस स्वतंत्रता प्राइज 2016 से उनको नवाजा गया है। और नाम उनका क्या है, खदीजा इस्माइलोवा। और ये देखिएगा अजरबैजान के पत्रकार, ये कहां के पत्रकार हैं, अजरबैजान के पत्रकार खदीजा इस्माइलोवा को यूनेस्को और गिलर्मो केनो वर्ल्ड प्रेस स्वतंत्रता प्राइज 2016 से नवाजा गया है। उन्हें इस पुरस्कार के लिए 12 समाचार चैनल वाली जूरी ने विकट परिस्थितियों में की गई पत्रकारिता के लिए चुना गया। तो कहने का मतलब
जो चैनल था, इनकी 12 समाचार चैनल वाली जूरी थी और काम इनका इनकी किस वजह से चुना गया? विकट परिस्थितियों में की गई पत्रकारिता के लिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से यूनेस्को गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार 2016 से किसे सम्मानित किया गया? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा खादीजा इस्माइलोवा। पद्म सचदेव को सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान 2015 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा पद्म सचदेव। और पद्म सचदेव को क्यों दिया गया? यह भी है क्योंकि उनको ये दिया गया आत्मकथा, यानी कि उनकी आत्मकथा चितचैत की वजह से दिया गया। और बात करें तो यह कौन सी भाषा है? डोगरी, यानी कि कहने का मतलब ये डोगरी की साहित्यकार है। पद्म सचदेव की बात करें तो डोगरी की साहित्यकार है, ये भी जरूर याद रखिएगा। और पुरस्कार की चयन प्रक्रिया, अगर बात करें इस पुरस्कार में, तो इसकी चयन प्रक्रिया के तहत 2005 से 2014 के बीच 22 भारतीय भाषाओं में प्रकाशित पुस्तकों पर विचार करने के बाद चयन परिषद ने यह ऐलान किया है। बात करें तो इस सम्मान के तहत, यानी कि सम्मान के तहत क्या क्या दिया जाता है? तो 15 लाख रुपए, 15 लाख रुपए दिए जाते हैं एक तो, वो भी नगद, और साथ ही प्रशस्ति और प्रतीक चिन्ह भेंट किया जाता है। पीएम नरेंद्र मोदी को सऊदी अरब का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। किस देश ने नरेंद्र मोदी को सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया है, यानी कि कहां? तो यहां से हमारा आंसर निकल करके आएगा सऊदी अरब। देखिएगा, सऊदी अरब ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसका नाम है द किंग अब्दुल्लाजीज शाह, से सम्मानित किया। तो ये वाली भी इंपॉर्टेंट बात है कि वहां का जो सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है उसका नाम क्या है? तो क्या नाम है? द किंग अब्दुल्लाजीज शाह। यह पुरस्कार आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक, यानी कि अब्दुल्ला अजीज की बात करें तो अब्दुल्ला अजीज कौन है? आधुनिक सऊदी अरब के संस्थापक हैं अब्दुल्ला अजीज अल सौद, जिनके नाम पर यह पुरस्कार दिया जाता है। विश्वनाथन आनंद को हृदयनाथ पुरस्कार। देखिएगा, यहां पर बात करें शतरंज के दिग्गज विश्वनाथन आनंद को हृदयनाथ पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को दिया जाता है। तो यहां पर यह बात है कि हृदयनाथ पुरस्कार से किसको नवाजा गया है हाल ही में? तो विश्वनाथन आनंद को। देखिएगा, शतरंज के दिग्गज विश्वनाथ आनंद को हृदयनाथ पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में सफल व्यक्तियों को दिया जाता है। वह महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री विद्यासागर राव से पुरस्कार ग्रहण करेंगे। अब बात करते हैं खेल समाचारों की, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो पहला सवाल है, अजलान शाह हॉकी के फाइनल में हारा भारत, ऑस्ट्रेलिया रिकॉर्ड 9वीं बार जीता खिताब। देखेगा, ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 9 बार ये खिताब जीत करके एक नई कामयाबी हासिल कर ली है। और बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने एक तरफा मुकाबले में भारत को 4-0 से हराकर सुल्तान अजलान शाह कप टूर्नामेंट जीत लिया है। इस कप का नाम क्या है? सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टूर्नामेंट। और कई बार यह भी पूछा जाता है सुल्तान अजलान शाह कप का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। देखेगा, ऑस्ट्रेलिया ने रिकॉर्ड 9वीं बार जीता है, न्यूजीलैंड तीसरे, जबकि मेजबान मलेशिया चौथे स्थान पर है इस टूर्नामेंट में। और टूर्नामेंट मलेशिया के 9वें किंग और फील्ड हॉकी के प्रशंसक सुल्तान अजलान शाह के नाम पर है। भारत एशियन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट में विजेता रहा। भारत ने एशियन नेशंस कप शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। भारतीय पुरुषों ने फाइनल राउंड में वियतनाम को 3-1 से हराया। अर्थात फाइनल में इंडिया के सामने कौन सा कंट्री था, यानी कौन से कंट्री के कैंडिडेट थे? तो वियतनाम के थे और उनको 3-1 से हराया। सवाल है, निम्न में से किस टीम ने 2016
एशियन नेशन कप चेस प्रतियोगिता जीती है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा भारत। देखिएगा, भारत के ग्रैंड मास्टर एस.पी. सेतुरमन और के शशिकरण ने फाइनल राउंड में वियतनाम के खिलाफ दूसरे और चौथे बोर्ड पर जीत दर्ज की। वही ग्रैंड मास्टर बी अद्दीवान और विदित संतोष गुजराती ने पहले और तीसरे बोर्ड पर वियतनाम के खिलाफ ड्रा खेला। भारत 17 अंक के साथ शीर्ष पर रहकर चैंपियन बना। कितने अंकों के साथ रहा? 17 अंकों के साथ शीर्ष पर रहा। और वर्ल्ड चैंपियन चीन 15 अंक को दूसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। अब बात करते हैं मार्च के श्रेष्ठ एशियाई टूर गोल्फर चुने गए चौरसिया। भारत के एस.पी. चौरसिया को, यानी कि कौन है, इनका नाम क्या है? एस.पी. चौरसिया मार्च महीने के लिए सबसे अच्छा हिल्टन एशियन गोल्फ खिलाड़ी चुना गया। कौन सा खिलाड़ी चुना गया है? हिल्टन एशियन गोल्फ खिलाड़ी। वे यह अवार्ड पाने वाले दूसरे भारतीय गोल्फर हैं और उनसे पहले किसको मिला था पुरस्कार? लाहिड़ी को इससे पहले पुरस्कार मिल चुका है। कब? गत वर्ष यह सम्मान दिया गया था। तो बात करते हैं मार्च महीने के लिए हिल्टन एशियाई टूर गोल्फर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो एस.पी. चौरसिया करेक्ट आंसर। देखिएगा, चौरसिया ने पिछले महीने शानदार प्रदर्शन कर 2015 के हिल्टन एशियन टूर गोल्फर अन्नी बान लाहिड़ी और कोरिया स्टार जे युंग हुन वांग को 2 शॉट से पछाड़ते हुए अपना तीसरा एशियाई टूर खिताब जीता था। अब बात करते हैं वेस्ट इंडीज दूसरी बार बना T20 चैंपियन। तो देखिएगा, यहां पर बात करें तो वेस्ट इंडीज ने कहां पर? ईडन गार्डन्स पे। मैदान की बात करें तो कौन सा? ईडन गार्डन्स स्टेडियम में खेले गए ICC T20 विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर दूसरी बार यह खिताब अपने नाम कर लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें यह भी ध्यान रखना है कि उनके सामने फाइनल में कौन सी टीम खेली थी, अर्थात इस बार उप विजेता की बात करें तो उप विजेता कौन सी टीम रही थी? तो उप विजेता कौन सी टीम है? इंग्लैंड है। और चैंपियन कौन बनी? वेस्ट इंडीज। मैन ऑफ द मैच की बात करें तो मर्लोन सैमुअल्स को फाइनल में मैन ऑफ द मैच से नवाजा गया। जबकि टूर्नामेंट में बात करें हम मैन ऑफ द सीरीज की तो विराट कोहली फ्रॉम इंडिया को मैन ऑफ द सीरीज से नवाजा गया। हमारा सवाल है, निम्न में से कौन सी टीम ICC प्रोस T20 पुरुष कप 2016 की विजेता है? हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा वेस्ट इंडीज, अर्थात ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। और इस बात करें आयोजन स्थल की तो इसका आयोजन स्थल भारत था। और अब बात करें T20 विश्व कप का आयोजन 4 साल में होता है, तो अगला विश्व कप का होगा ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहां पर बात कर रहे हैं 2020 में अब जो T20 वर्ल्ड कप होगा वो ऑस्ट्रेलिया में होगा। अगला सवाल हमारी अगली न्यूज से है कि निम्न में से कौन सी टीम ICC महिला T20 विश्व कप 2016 की विजेता बनी है? तो यहां पर देखिएगा कि ये खिताब वेस्ट इंडीज ने जीता है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा वेस्ट इंडीज। तो देखिएगा, वेस्ट इंडीज ने फाइनल में 3 बार की गत चैंपियन, यानी कि पिछली बार के चैंपियन की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, को 8 विकेट से हराकर पहली बार ICC महिला वर्ल्ड T20 का खिताब जीत लिया है। अगर बात करें प्लेयर ऑफ द सीरीज की तो स्टेफनी टेलर को इस से नवाजा गया। और यहां पर बात करें इसकी प्लेयर ऑफ द मैच की तो हेली मैथ्यूज। तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अब बात करते हैं उनकी जो इस दुनिया में नहीं रहे, अर्थात हमारे बीच में नहीं रहे। तो सबसे पहले उन सेलेब्स के बारे में बात करें। पूर्व केंद्रीय मंत्री सी सिल्वेरा का निधन। डॉक्टर सी सिल्वेरा का हाल ही में निधन हो गया है। और बात है कि वे पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस के नेता थे सी सिल्वेरा, और उनकी मौत का जो कारण है वो है हृदयाघात। वे 81 वर्ष के थे। अगर यहां बात करें तो उनकी उम्र कितनी थी? 81 ईयर्स। सिल्वेरा केंद्रीय परिषद में शामिल होने वाले अब तक
पहले मिजो नेता थे। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी कि वो ऐसे पहले मिजो नेता थे जो कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल होने में कामयाब रहे। बात करें इनके जन्म की तो इनका जन्म 6 मई 1935 को हुआ था और राजनीति में आने से पहले ये बैप्टिस्ट चर्च में चिकित्सा अधिकारी के तौर पर काम करते थे। तो यह करें डॉक्टर सिल्वेरा का हाल ही में निधन हो गया, वह कौन थे? तो वो कौन थे? यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकलेगा राजनीतिज्ञ। जानी मानी आर्किटेक्ट जहां अदीद नहीं रही। यहां पर बात कर रहे हैं कि जहां अदीद का हाल ही में निधन हो गया है और वो अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त इराकी ब्रिटिश आर्किटेक्ट थी। 65 वर्ष की उम्र में उनका देहांत हो गया। वर्ष 2004 में हदीद ने पहली महिला एवं मुस्लिम व्यक्ति थी जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली ऐसी महिला जिन्होंने 2004 में, मुस्लिम महिला जिन्होंने पुलित्जर पुरस्कार जीता। और कब जीता? 2004 में। यह पुरस्कार वास्तुकला के नोबल के रूप में जाना जाता है, अर्थात इस पुरस्कार की बात करें तो यह वास्तुकला के नोबल के इक्वल माना जाता है, उसी के रूप में माना जाता है। यहां पर बात है जहां अदीद हाल ही में निधन हो गया, वो कौन थी? तो हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आएगा आर्किटेक्ट, और आर्किटेक्ट पर यहां पर लिखा हुआ है वास्तुकार, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वास्तुकार। यहां पर बात करें तो हदीद ने लंदन एक्वेटिक सेंटर डिजाइन किया जिसे 2012 लंदन ओलंपिक्स के दौरान उपयोग किया गया था। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट बात है, इसे भी याद रखेगा। अब बात करते हैं प्रमुख पुस्तकों की जिनका हाल ही में लॉन्च हुई है और हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। करतार लालवानी द्वारा लिखित द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज। देखिएगा, करतार लालवानी के द्वारा रचित है ये पुस्तक और जिसका नाम है द मेकिंग ऑफ इंडिया, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ब्रिटिश एंटरप्राइज। अप्रैल 2016 में काफी चर्चा में रही है और इसकी बात करें तो इस बुक में ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पनपी एकता के बारे में लिखा गया है। तो ये भी हमारा इंपॉर्टेंट सवाल है कि इस बुक में मेन जो थीम है या किसके बारे में है ये बुक, तो स्पेशल थीम क्या है? एकता, और किस दौरान? ब्रिटिश राज के दौरान भारत में पनपी एकता को लेकर के है। देखिएगा, इस पुस्तक द्वारा औपनिवेशिक शासन की कई सकारात्मक पहलू सामने आए हैं और पुस्तक का आरंभ की बात करें तो इस 17वीं सदी में आरंभ होती है जब छोटे समुद्री द्वीप से नए अवसरों की तलाश में 11,000 मील की यात्रा के लिए समुद्री जहाज को रवाना किया गया था। केजरीवाल ने लॉन्च की इमरान हाशमी की किताब। केजरीवाल ने अभी हाल में इमरान हाशमी की किताब को लॉन्च किया है, जो कि अभी केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी की किताब किस ऑफ लव लॉन्च की। और बात करें तो ये किताब बिल्लाल सिद्दीकी द्वारा लिखित है और इसके इमरान हाशमी की बात करें तो वो इस पुस्तक के सह लेखक के रूप में है। स्टेट इन डिनायल, बीजी वर्गीस। भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र नई दिल्ली द्वारा आयोजित वार्ता में बीजी वर्गीस द्वारा लिखित पुस्तक ए स्टेट इन डिनायल को पुनः रिलीज किया गया है। तो देखिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसको पुनः रिलीज किया गया है, इस बात पर जरा जोर दीजिएगा। तो देखिएगा, पुस्तक ए स्टेट इन डिनायल पाकिस्तान, मिस। यहां पर बात करें इस किताब की तो देखिएगा, ये वाली जो किताब है तो इसके लेखक कौन है? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर निकल करके आ रहा है बीसी वर्गीस, करेक्ट आंसर होगा। देखिएगा, शशि तरूर ने इसे भारत पाक संबंधों की सबसे सटीक व्याख्या बताया है। देखिएगा, इस वीडियो में हमने बेहद कोशिश की है कि आपको ये के लिए ज्यादा से ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का संकलन करने की, ताकि आप कि आने वाले एग्जाम्स में आपका कोई भी क्वेश्चंस आपसे छूटे नहीं, आपके करेक्ट आंसर को आप टिक लगा पाए। और मुझे उम्मीद है कि हाँ, वाईफाई स्टडी टीम के द्वारा तैयार किया गया ये वीडियो आपको बेहद पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना ना भूलिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आप डेली अपडेट चाहते हैं वाईफाई स्टडी की तरफ से, डेली कैप्सूल, क्विज, ऑनलाइन पेपर्स, एटीसी और अदर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारा ये वीडियो अप्रैल माह का हिंदी में है और आप इसी तरह का सेम वीडियो हमारा इंग्लिश में भी उपलब्ध है, आप इंग्लिश में भी हमारा वीडियो देख सकते हैं। आगामी
एग्जाम्स के लिए वाईफाई स्टडी टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं।